जय हिंद फ्रेंड्स, द फाल्कन स्टडी ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। वी विल कवर्ड ऑल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस इच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, फैक्टर के रूप में कह रहा है एक्सप्रेस करने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। लिखा 140 लगाएंगे 2 से, 2 सती 14, 0 के 0, फिर लगाएंगे 2 से, द्वितीय 6, 2 पचे 10, 35 बार में लगाएंगे, 35 दूनी 70, फिर लगाएंगे 5 से, 5 का 5, 5 सत्ते 35, फिर लगा देंगे 7 से, 7 का 7। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 5 गुना 7 गुना 1। इसको पावर के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं। 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 गुना 1। ठीक, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 156, 156। इसको व्यक्त करते हैं, लगेगा 2 से, क्योंकि इसका जो अंतिम डिजिट है सम संख्या है, लास्ट अंक क्या है, सम संख्या, जो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 सती 14, 2 अठी 16, 78 बार में, फिर दूसरे लगाएंगे, द्वितीय 6, 2 नमा 18। अब दूसरे लगेगा, 3 से लगाते हैं, तृतीय 39, फिर 13 से लगा देंगे, तिर का 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। पावर के रूप में 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1 गुना 1। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 38 25। 38 25 को व्यक्त करते हैं। 38 25, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 5 2 7 3 10 8 18, 3 से लग जाएगा, क्योंकि 18 3 से विभाजित हो रहा है। देखो, अभाज्य गुणनखंड का जो फैक्टर है, जो अभाज्य गुणनखंड है, उसको निकालने के लिए अगर आप विभाज्यता का नियम जानते हैं, आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स का जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 सती 21, 3 पचे 15। ठीक है, फिर लगेगा 7 5 12, 3 15, 3 से फिर लग जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 4 9 2 11, 3 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से, 5 8 40, 5 पचे 25, फिर लगाएंगे 5 से, 17 पचे 85, फिर लगा देंगे 17 से, 17 का 17। इसको फैक्टर में व्यक्त कर देते हैं। 38 25 का हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1। ये बहुत ही आसान है, आप इसे क्लास 6 7 या 8 में पढ़े होंगे। 3 का पावर 2 हो जाएगा, गुना 5 का पावर भी 2 गुना 17 का पावर 1 गुना 1। चौथा नंबर क्वेश्चन है 5005। ठीक है, 5005। इसको व्यक्त करते हैं। 5 से लगेगा, 5 का 5, 00 5 का 5, फिर लगेगा 7 से। देखो, मैंने इसका जो है पहले ही रफ कर लिया है, मैंने पहले ही भाग देख लिया था, क्योंकि अगर मैं यहाँ भाग दूंगा या यहाँ रफ करूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग खुद से भाग दे के बनाना। ओके, लगेगा 143 बार में, फिर लगेगा 11 से 13 बार में, फिर लगेगा 13 का 13। इसको एक्सप्रेस करते हैं 5005, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1। ठीक है, यह है चौथा नंबर। चलते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 7429। 7429, इसको लगाते हैं। ये 2 3 5 7 इन सभी संख्या से विभाजित नहीं होगा, डायरेक्ट होगा किससे, 17 से। 17 से होगा 437 बार में, आप लोग करके देख लेना। फिर लगेगा 19 से 23 बार में, फिर लगेगा 23 से, 23 का 23। इसको व्यक्त करते हैं 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1। ये था पांचवा नंबर क्वेश्चन। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे 26 और 91, दो क्या है, दो पूर्णांक है, इंटीजर है, दोनों क्या है, जोड़ा। युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएफ और एलसीएम निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, नीचे दिए गए पूर्णांकों के युग्मों का, एंड वेरीफाई और जांच कीजिए दैट की एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो किसके विधि से कर रहा है, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 का गुणनखंड निकालते हैं, पहले लगाते हैं कितना से लगाते हैं, 2 से, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है वो है 6 जो कि सम संख्या है, जो कि 2 से लगेगा। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से लगेगा, फिर लगा देंगे 13 से, 13 का 13, इस तरह से लिखेंगे 26 बराबर क्या आया, 2 गुना 13 गुना 1। ठीक, इसको हम पावर के रूप में व्यक्त करेंगे, 2 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1 गुना 1। ठीक, उसके बाद 91 का निकालते हैं, 91 बराबर, तो 91 का निकालेंगे, इसका अंतिम अंक विषम संख्या है तो 2 से नहीं लगेगा, 9 1 10, इसका अंकों का परस्पर योग 10 आता है, तब 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 और 5 नहीं है, तो कितना से लगेगा, 7 से लगेगा, 7 से, 13 सत्ती 91। ठीक है, फिर हम लगाएंगे 13 से, 13 का 13। ठीक, तो यहाँ गुना करते हैं, 7 गुना 13 गुना 1 बराबर होता है, पावर के रूप में व्यक्त करेंगे, 7 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1 गुना 1। अब ध्यान देना है, अब निकालना है क्या, एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, लिखेंगे हम यहाँ एचसीएफ बराबर, अब ध्यान देना है नियम क्या कहता है। अगर आप लोग एक्सरसाइज जो है 1.1 से रिलेटेड इसका थ्योरी है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का, रियल नंबर का, अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये जो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का जो जितने भी क्वेश्चन है आपको बनाने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो एचसीएफ निकालने के लिए जो रूल है, महत्तम समवर्तक निकालने के रूल, यहाँ देखो, कम घात वाले उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, घात कैसा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, कम घात वाले, और संख्या कैसा रहना चाहिए, उभयनिष्ठ रहना चाहिए। तो ध्यान देना, सबसे पहले देखेंगे कि उभयनिष्ठ कौन है, तो 2 तो उभयनिष्ठ नहीं है, 13 उभयनिष्ठ है, तो 13 में कम घात किसका है, तो दोनों का घात यहाँ सेम है, तो कोई भी एक ले लेंगे, तो 13 ले लेते हैं, 13 का पावर 1 कोई भी ले लेंगे, ये सिर्फ कितना हो जाएगा, 13, 13 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, आनिक का निकालना क्या है, एचसीएफ, तो एचसीएफ का रूल होता है, एचसीएफ का कम घात वाली उभयनिष्ठ संख्या। ठीक है, तो जिसका कम घात रहेगा और उभयनिष्ठ रहेगा उसी संख्या को हम लेंगे, वही होता है एचसीएफ। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, एलसीएम बराबर, एलसीएम का जो रूल होता है वो है सबसे अधिक घात वाला उभयनिष्ठ संख्या, यानी जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होगा, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसका अधिकतम घात। तो यहाँ तो दोनों का घात सेम है, 13 और 13 उभयनिष्ठ हो रहा है, तो दोनों का घात सेम है, तो क्या लेंगे, कोई एक ले लेंगे, 13 गुना। अब कह रहा है कि शेष बचे संख्या का गुणनफल, तो शेष कौन कौन बचा है, 2 7 और 1, तो ले लेते हैं इसको भी, 2 गुना 7 गुना 1, इसको गुना करते हैं, 13 सत्ती 91, 13 सत्ती कितना होता है, 91, 91 गुना 2 करेंगे तो आएगा 182, 182, ये हुआ एलसीएम। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वेरीफाई करने के लिए कर रहा है, जांच करने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, तो हमको जांच करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं जांच, वेरीफाई, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर, मान लेते हैं अगर दोनों संख्या को ए और बी मानते हैं, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पर बैठाते हैं, एचसीएफ का मान कितना है, 13 गुना एलसीएम का मान कितना है, 182, और गुना ए का मान कितना है, 26, गुना बी का मान कितना है, 91। ठीक, अब 182 गुना जब 13 हम करेंगे, 182 गुना 13 करेंगे तो आएगा 2366, 2366, मैंने रफ में कर लिया था, आप लोग कर लेना, ये भी आएगा 2366। इस तरह से दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया, तो ये हो गया वेरीफाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
टू की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92, ठीक, 92। इसका सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। 510 का गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 है तो 2 से लग जाएगा। 2 दूनी 4, 1 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम अंक सम संख्या नहीं है। 5 5 10 दोबारे 12, 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा पूरा। 3 से लगाते हैं। 3 सत्ती का 3 8 24, 8 बार में लगेगा। 3 8 24 बचेगा 1, 3 पचे 15, 8 5 13। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं क्योंकि लास्ट अंक क्या है, 5 है तो लग जाएगा 5 से। 5 का 5, कितना बचा, 3, हो गया 35। तो 5 सत्ते 35, 17 बार में कटेगा। उसके बाद 17 से लगा देते हैं, 17 का 17। अब इसको लिखते हैं 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। इसको पावर के रूप में व्यक्त करते हैं। 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 गुना 17 का पावर 1 गुना 1। उसी तरह हम 92 का निकालते हैं। 92 का निकालते हैं भाज्य गुणनखंड। लगेगा 2 से, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 आया। अब डायरेक्ट 23 से लगाएंगे क्योंकि यह भाज्य संख्या है 23। 23 का 23 कितना आया, 2 गुना 2 गुना 23 23 गुना 1 लिख देंगे बराबर, इसको लिखते हैं घात के रूप में। 2 का पावर 2 गुना 23 का पावर 1 गुना 1। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बराबर, रूल होता है कम घात वाली उभयनिष्ठ संख्या, अभी जस्ट बताएं। तो कम घात किसका है, यहाँ पहले देखेंगे कि उभयनिष्ठ संख्या कौन है। तो 2, 2 है उभयनिष्ठ संख्या, और कोई है क्या, अब उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। तो 2 उभयनिष्ठ संख्या, तो उसका क्या निकालना है, कम घात वाला संख्या लिखना है। तो कम घात किसका है, इसका घात 2 है और इसका घात कितना है, 1। तो लिखेंगे जो कम घात है 2 का पावर 1 वाला, तो 2 का पावर 1 है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम बराबर, सबसे पहले करा है सबसे अधिक घात वाला उभयनिष्ठ संख्या, तो जो उभयनिष्ठ है उसमें सबसे अधिक घात लेंगे, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और शेष बचे संख्या का गुणनफल, ठीक है। तो शेष कितना कितना है, जो संख्या बच बच गया है, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। ध्यान देना कि हम 2 का पावर 1 नहीं लेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ होता है तो जिसका ज्यादा घात रहता है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम गुना करेंगे। 2 नी 4 3 12 50 60, 60 गुना 17 गुना 23, 60 गुना 17 गुना 23। जब हम इतना गुना करते हैं तो आता है 23 46 0, 23 46 0। ये हुआ एलसीएम। अब जांच करते हैं, वेरीफाई करते हैं। लिखते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। ये हुआ हमारा फॉर्मूला। एचसीएफ का मान कितना है, 2 गुना एलसीएम का मान कितना है, 23 46 0 बराबर ए का मान कितना है, 510 गुना बी का मान है 92, ठीक है। इसको हम गुना करेंगे तो आता है 46 92 0, ठीक है। आप लोग गुना कर लेना बराबर, इसको भी गुना करते हैं तो आता है 46 92 0, यानी ये दोनों भी बराबर है, यानी ये वेरीफाई हो गया, यानी हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है वो सही है। अगर हमारा एलसीएम और एचसीएफ गलत निकलेगा तो यहाँ बराबर नहीं होगा, ठीक। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 336 और 54, 54, ठीक। 336 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2,
घटेगा 1 आएगा 13, 2 छक 12, फिर घटेगा हो जाएगा 16, 2 अठी 16, फिर लगाएंगे 2 से, 2 अठी 16, 2 चौका 8, फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर लगाएंगे 2 से, 21 दूनी 42, अब लगेगा 3 से, 7 21, फिर लगा देंगे 7 से 7 का 7 कितना होता है 336 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो आता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1, इसको पावर के रूप में लिखते हैं 2 का पावर 4, 1 2 3 4 गुना 3 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 गुना 1, उसके बाद हम लिखते हैं 54 यानी 54 का निकालते हैं 54 का निकालते हैं इस पर। ध्यान देना जब आप लोग एग्जाम में बनाओगे तो ये जो रफ है ये रफ वहां पर कॉपी पर नहीं बनाना, उसको पीछे एक रफ का नोट देता है वहां पर बनाना, ठीक है, जहां हिसाब बनाना वहां रफ नहीं करना। ओके 54 है, 54 का निकालते हैं 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 27 आया, 7 दूनो 3 से लग जाएगा, 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा, 3 का 3, 54 का होता है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, इसको पावर के रूप में लिखते हैं 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 1, ठीक है, ये हो गया 54 का। अब HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं, करा है उभयनिष्ठ संख्या होना चाहिए और घात कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ कौन है इसमें, 2 उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है, 7 तो उभयनिष्ठ ने है। अब ध्यान देना 2 उभयनिष्ठ है तो इसका कम घात कौन है, 2 का पावर 1, यहाँ ये कम घात है तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 1 गुना, अब 3 भी उभयनिष्ठ है तो कम घात किसका है, 3 का पावर 1, कम घात है 3 का पावर 3 से तो 3 का पावर 1 लिखेंगे गुना 1, इसको हम गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6, इसका HCF आ गया कितना 6। अब निकालते हैं LCM, LCM LCM क्या कहता है, सबसे अधिक घात वाला उभयनिष्ठ संख्या पहले लेंगे, ठीक है, तो दोनों में सबसे अधिक घात किसका है 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 लेंगे गुना 3 में सबसे उभयनिष्ठ जो है 3 में सबसे ज्यादा घात किसका है 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 लेंगे गुना, और जो शेष बच जाता है, ठीक है, शेष कितना है 7 गुना 1, तो गुना करेंगे 2 को हम 4 बार गुना करेंगे, ठीक है, 2 को हम कितना बार गुना करेंगे 4 बार, तो आएगा 16 आएगा गुना 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 9 कितना आएगा 27 गुना 7 गुना 1, ठीक है, 16 को 16 गुना 27 गुना 7 करेंगे तो आएगा 30 24, 30 24, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं जांच करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जांच लिखते हैं जांच, HCF गुना LCM बराबर A गुना B, यह है हमारा सूत्र। अब HCF का मान कितना था, HCF का मान था 6, लिखेंगे यहाँ 6 गुना LCM हमारा था 30 24, 30 24 बराबर A कितना था 336 गुना B कितना था 54, ठीक है, बराबर 30 24, 3024 को जब हम 6 से गुना करते हैं तो आता है 18 144, ठीक, 336 को भी 54 से गुना करेंगे तो आएगा 18 144, ये क्या हुआ बराबर हो गया यानी वेरीफाई हो गया, इसका मतलब हमारा LCM और HCF क्या है सही है। ये था अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM और उसका जांच की विधि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक, ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि सिर्फ HCF और LCM निकालिए, उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा नहीं कर रहा था, फिर भी हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM निकाला था उसमें, ठीक है। अगर आप दूसरे नंबर का
क्वेश्चन का 1, 2 और 3 का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो संख्या कितना दिया हुआ है, 12, 15 और 21, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स, नीचे दिए गए पूर्णांकों का, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए, अप्लाई करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो इधर निकालते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा, 3 दूनी 6, फिर 3 से लगा देंगे, 3 का 3, क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इसको पावर के रूप में लिखते हैं, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 1, ठीक। उसके बाद हम 15 को लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 3 से लगेगा, 5 दिया 15, फिर 5 से लग जाएगा, 5 का 5, 3 गुना 5 गुना 1, ठीक है, 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1 गुना 1, ठीक है। उसके बाद 21 है, 21, 21 का निकालते हैं, 3 से लगेगा, 7 या 21, फिर 7 से लगा देंगे, 7 का 7, 3 गुना 7 गुना 1 बराबर 3 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 गुना 1, ठीक है। निकालेंगे एचसीएफ, लिखेंगे यहाँ एचसीएफ बराबर, यहाँ देखो एचसीएफ का नियम कहता है कम घात वाले उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल मुँह से होता है, ठीक है। तो कम घात वाला होना चाहिए संख्या, और कैसा होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है, कॉमन होना चाहिए और लोअर पावर का होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, उभयनिष्ठ पहले इसमें कौन है, 2 उभयनिष्ठ तो नहीं है, 3 उभयनिष्ठ है। तो 3 में कम घात किसका है, 3 में सभी का घात क्या है, बराबर है, तो तीनों में से किसी एक को ले लेंगे, ठीक है। 3 का पावर 1, ठीक है, गुना 1 बराबर हो जाएगा 3, एचसीएफ कितना निकला, 3। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम बराबर कर है, एलसीएम का रूल कहता है सबसे अधिक घात वाला उभयनिष्ठ संख्या तथा शेष बचे संख्या का गुणनफल। तो सबसे अधिक घात कर रहा है और कैसा होना चाहिए, उभयनिष्ठ संख्या होना चाहिए। तो सबसे अधिक घात, तो उभयनिष्ठ कौन है, 3 है, 3 में सबसे अधिक घात कौन है, तो तीनों बराबर है, तो कोई एक ले लेंगे, 3 का पावर 1 गुना, अब क्या करा है, शेष बचे संख्या का गुणनफल। ध्यान देना, तीनों उभयनिष्ठ हुआ, तीनों में उभयनिष्ठ हुआ, तो अब 3 को नहीं लेंगे क्योंकि हम उसको घात के रूप में लिख चुके हैं, ठीक है। अब जो शेष बच जाता है, यानी जो उभयनिष्ठ नहीं हुआ था, तो उभयनिष्ठ कौन नहीं हुआ था, 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 25 60, 60 हो जाएगा, तो 7 कितना होगा, 42, यानी 420, ठीक है। ये हो गया एलसीएम और ये था एचसीएफ, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29, 17, 23 एंड 29, ठीक। 17 का तो ये अभाज्य संख्या है, 17 का हो जाएगा 17 गुना 1, यानी 17 का पावर 1 गुना 1, ठीक है। फिर लिखते हैं 23 का, 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका भी हो जाएगा 23 गुना 1 बराबर 23 का पावर 1 गुना 1, ठीक है। फिर लिखते हैं 29 का, 29 भी अभाज्य संख्या है, हो जाएगा 29 गुना 1 बराबर 29 का पावर 1 गुना 1। इसका निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या कर रहा है, एचसीएफ क्या कहता है, वैसी संख्या जो उभयनिष्ठ हो, तो इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ क्या है, 1 है, तो लिख देंगे सीएफ 1, ठीक है। ध्यान देना, जब कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं होता है तो एक उभयनिष्ठ रहता है, इसका आंसर 0 नहीं होगा बल्कि 1 होगा, ठीक है। निकालते हैं एलसीएम, ठीक है, यहाँ निकालते हैं एलसीएम। तो जो उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ कौन था, 1 था, और जो बच जाता है, तो ये तीनों संख्या बचा, 17, 23 और 29, गुना करते हैं, 23 गुना 17 गुना 29, ठीक है।
बराबर, जब हम करेंगे 17 गुना 23 गुना 29 तो कितना आएगा 11 33 9। फ्रेंड्स आप लोग गुना कर लेना, हम रफ में गुना कर चुके हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ रफ गुना करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना कर लेना। ठीक, ये हुआ हमारा एलसीएम। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। ठीक है, 8 9 एंड 25। ठीक, तो 8 का गुणनफल निकालते हैं। 2 से लगेगा 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा देंगे तुक्का 2। ठीक है, तो 8 बराबर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 बराबर 2 का पावर 3 गुना 1। ठीक, उसी तरह 9 का लिखते हैं। 9 का क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 1, 3 3 9, 3 का पावर 2 गुना 1। ठीक, उसके बाद 25 का लिखते हैं। 25 का क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 1 बराबर 5 का पावर 2 गुना 1। निकालते हैं एस सी एफ। एस सी एफ कहता है कि कम घात वाला उभयनिष्ठ संख्या। ठीक है, तो इसमें उभयनिष्ठ संख्या तो है नहीं, एक के अलावा उभयनिष्ठ संख्या कोई नहीं है। ठीक है, तो एक है उभयनिष्ठ संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ये बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप लोग अगर थ्योरी का वीडियो देखे होंगे चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर का, तो आसानी से ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप लोग जाके थ्योरी का वीडियो जरूर देखना। ठीक, एलसीएम बराबर जो संख्या बच जाता है, तो बचता है कौन कौन 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, यानी हो जाएगा 8 गुना 9 3 3 9 गुना 5 5 25। हम सबको गुना करते हैं 9 72 गुना 25 तो कितना आता है 1800। ठीक है, ये हमारा हुआ एलसीएम। इस तरह से तीनों क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। लिखेंगे दिया है, दिया है गिवन, क्या दिया है एचसीएफ दिया है कितना 9, तो लिखते हैं एचसीएफ बराबर 9। ठीक है, और दोनों संख्या दिया है जिसका एचसीएफ 9 है 306 और 657। ठीक है, लिखते हैं, मान लेते हैं कि दोनों संख्या को ए और बी। ठीक है, तो ए बराबर 306 एंड बी बराबर 657। ठीक, एचसीएफ इतना है, दोनों संख्या क्रमशः ए 306 है और बी कितना है 657। ज्ञात करना है क्या एलसीएम, इतना का ही क्या करना है ज्ञात एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। ठीक, लिखते हैं एचसीएफ का मान है 9 लिखते हैं गुना एलसीएम निकालना है, एलसीएम को एलसीएम लिख देते हैं बराबर ए का मान दिया है 306 गुना बी का मान दिया है 657। ठीक है, इसलिए एलसीएम बराबर, अब देखो इधर गुना में है ना, इधर आएगा तब भाग में होगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तब किस में होगा डिवाइड में होगा। ओके, 306 गुना 657 बाय 9। ठीक है, 9 और ये 3 से कटेगा, 3 से लगाते हैं 3 तिया 9, 3 का 3 0, 3 दूनी 6, फिर 2 1 3, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, बचे कितना 1, 3 चौका 12, कितना आया 34 गुना 657। ठीक है, 34 और 657 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो कितना आएगा 12,338। 12,338। ठीक है, ये किसका मान है एलसीएम का मान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, ठीक है n, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n यानी 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। कह रहा है अगर कोई प्राकृत संख्या n है, ठीक है, जो 6 का पावर क्या है n
प्राकृत संख्या, ठीक है, कह रहा है 0 पर समाप्त होगा। प्राकृत संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। कह रहा है कि n की जगह हम 1 2 3 4 5 ये सब रखेंगे, और अगर इसका हम उसका स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे इत्यादि, तो क्या वो संख्या 0 पर समाप्त होगा। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगा, जैसे यहाँ देखते हैं, किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उनके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होना जरूरी है, ठीक है। यानी 6 का पावर n 0 पर कब समाप्त होगा, जब 6 का जो गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए, ठीक है। फॉर अ नंबर टू एंड 0 इट्स फैक्टर मस्ट इंक्लूड बोथ 2 एंड 5, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड निकालेंगे और उसका गुणनखंड में देखेंगे कि 2 और 5 शामिल है कि नहीं है। अगर 2 और 5 दोनों शामिल रहेगा तो 0 पर समाप्त होगा, अगर 2 और 5 दोनों शामिल नहीं रहेगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे कि 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है, 0 पर समाप्त हो सकता है यदि 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल होना चाहिए, 2 और 5। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है यदि 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 क्या है, दोनों शामिल होना चाहिए, 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 6 टू द पावर n, ठीक है, 6 टू द पावर n कैन इंड क्या 0, ठीक है, इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इंक्लूड बोथ 2 एंड 5। कह रहा है 6 टू द पावर n कैन इंड, यानी 6 का पावर n जो है समाप्त हो सकता है किस पर, 0 पर, इफ यदि द प्राइम फैक्टर उसका गुणनखंड किसका, 6 का, इंक्लूड होगा, उसमें क्या होगा, 2 और 5, ठीक है, दोनों। तो देखते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं, ठीक है। यहाँ निकाल लेते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लगेगा 2 से, 2 3 6, फिर लगेगा 3 से, 3 का 3, यानी जो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकला वो कितना निकला, 2 गुना 3 गुना 1। तो ध्यान देना, इसमें जो है 5 नहीं दिख रहा है, कह रहा है 2 और 5 दोनों शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 शामिल नहीं है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ 6 के गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, ठीक है, तथा 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे हियर 5 इज नॉट इंक्लूड इन फैक्टर ऑफ 6, ओके, hence 6 to the power n cannot end 0, ठीक है। यही प्रूव करने के लिए कर रहा था, जिसे यहाँ समझते हैं, कोई भी संख्या हो, अगर वो 0 पर समाप्त होगा तो उसका गुणनखंड में क्या होगा, 2, ठीक है, 2 और 5 दोनों शामिल होगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं, जैसे 50 लेते हैं, ठीक है, 50 के अंत में क्या है, 0, ये 0 पर समाप्त हो रहा है, तो इसका गुणनखंड देखो हम निकाल के देखते हैं, 2 से लगेगा 25 दूनी 50, फिर लगेगा 5 से, 5 पचे 25 से, तो क्या इसमें देख रहे हैं, इसमें 5 और 2 दोनों शामिल है, तो इसलिए ये 0 पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं, जैसे 70 लेते हैं, ठीक है, फिर 2 से लगेगा 35 दूनी 70, फिर 5 से लगेगा 7 पचे 35, तो देख रहे हैं इसमें भी 5 और 2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है। अब जैसे कि कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 64 लेते हैं, ठीक है, 64, 2 से लगाते हैं
2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाते हैं 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाते हैं 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाते हैं 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाते हैं 2 दूनी 4। तो ध्यान देना 64 के अंतिम अंक क्या है, 0 नहीं है, इसका लास्ट डिजिट जो है 0 नहीं है। तो क्या इसमें 5 आया, नहीं आया, यानी 0 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आना जरूरी है। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ 4 है, 0 नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या 5 नहीं आया। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है, ठीक है, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 हो तभी होगा जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल होगा। ठीक, उसी तरह 6 पावर n में हुआ, यहाँ क्या था, 6 का जो गुणनखंड था उसमें 2 और 3 था, 5 नहीं था, इसलिए क्या 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कर रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल और योगफल दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि जांच कीजिए, व्याख्या करने के लिए कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई, व्याख्या कीजिए क्यों इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर, यानी इतना और इतना कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक, तो ध्यान देना दोस्त, किसी भी संख्या को, ठीक है, भाज्य संख्या होने के लिए उसमें जो है उसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक तथा स्वयं के अलावा कोई और संख्या है भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अ नंबर whose other factor except one and itself is called composite number। अ नंबर एक वैसा नंबर हूँ जिसका अदर फैक्टर अन्य गुणनखंड हो, ठीक, एक्सपेक्ट वन एंड इटसेल्फ एक और खुद को छोड़कर, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। यानी वैसी संख्या होना चाहिए, ठीक है, जिसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, या तो एक होना चाहिए या स्वयं वो संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे मान के चलो 5 लेते हैं। ठीक है, तो 5 का कितना गुणनखंड है, एक तो एक इसका एक गुणनखंड है और खुद कितना है 5, तो ये क्या हुआ, ये अभाज्य संख्या हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। ठीक, लेकिन अगर वही हम क्या लेते हैं 6, तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 का एक गुणनखंड तो खुद एक होगा, उसके बाद 6 खुद 6 होगा। ठीक है, इसका दो गुणनखंड हुआ एक और 6, इसके अलावा भी 6 का गुणनखंड है 2 है और कितना है 3, यानी एक और स्वयं के अलावा इसका अन्य गुणनखंड कितना है 2 और 3, तो ये क्या हुआ, भाज्य संख्या। वहीं हम 5 का जो एग्जाम्पल लेके देखें, इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड था, एक तो एक था, एक स्वयं 5 था, तो ये क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अभाज्य हो गया। और जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड हो, ठीक है, जैसे इस 6 का कितना था 2 और 3 अन्य गुणनखंड था, तो इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ समझना होगा कि भाज्य संख्या होने के लिए एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, वही अगर इसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है, तो ये साबित हो जाएगा, ये व्याख्या हो जाएगा कि ये जो दोनों जो संख्या दिया हुआ है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दोनों संख्या दिया हुआ है इसको हम ए और बी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, माना लेट, ठीक, ए बराबर कितना लिखेंगे, ठीक है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, और बी बराबर मानेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, तो हम माने हैं ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे चेक करके कि दोनों में जो गुणनखंड है एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या है क्या। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ जो है ये इतना गुना है, ठीक है, और ये प्लस है। ठीक है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, गुना है, और ये प्लस में 5 है। ठीक, तो क्या करेंगे, ध्यान देना, 13 और 13 दोनों में मिल रहा है, तो क्या करेंगे 13 को कॉमन लेंगे। ठीक है, 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11, 13 को कॉमन लिए तो क्या बचेगा, एक बचेगा वहाँ, प्लस इधर भी 13 को कॉमन लिए तो क्या बचेगा, एक। ठीक है, उसी तरह इधर देखते हैं,
दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है, दोनों में 5 मिल रहा है, तो 5 को हम कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, सॉरी 5 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ध्यान देना, इंटू 4 इंटू 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 को कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ 1, ठीक है। अब ध्यान देना, 13 इंटू, इतना को हम गुना करेंगे, ठीक है, और 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, अगर 77 गुना 1 77 और 1 कितना हो जाएगा 78, ठीक है, यानी 3 गुना 78, ठीक है। उसी तरह बी को जब हम लिखेंगे तो यहाँ 5 इंटू, जब हम ये सभी संख्या को गुना करेंगे, यहाँ 1 है, ठीक, ये सभी संख्या को गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1009, ठीक है। मैंने गुना कर लिया था पहले रफ में, यहाँ करने से क्या होता है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, अब ध्यान देना, इतना को हम गुना करेंगे तो कोई संख्या आएगा, इतना को भी हम गुना करेंगे तो कोई तो संख्या आएगा, तो ध्यान देना उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है, भाज्य संख्या होने के लिए, ध्यान देना, भाज्य संख्या होने के लिए एक और स्वयं, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या होना चाहिए। तो ध्यान देना, यहाँ जो है गुणनखंड देखते हैं, यहाँ इसमें जिसे देखते हैं तो एक और स्वयं के अलावा गुणनखंड कितना है, 5 है, और एक गुणनखंड कितना है 1009, और इसमें क्या है, एक गुणनखंड कितना है 3, और एक गुणनखंड कितना है 78, यानी इसमें 2 भी शामिल होगा। तो ध्यान देना, एक और स्वयं के अलावा तो अन्य गुणनखंड आ रहा है ना दोनों में, तो यही तो प्रूव करना था हमको कि अगर वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या है तो वो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। इसमें भी एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड आ गया, जैसे इसमें 3 आया, इसमें क्या आया 5, तो इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं दोनों संख्या ए एवं बी में एक एवं स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड है, यानी एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड है, जैसे 3 और 5 दोनों क्या है, अन्य गुणनखंड है। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये जो दोनों संख्या ए और बी, यानी इतना और इतना क्या होगा, भाज्य संख्या, इसलिए लिखते हैं यहाँ दोनों संख्याएं कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं होगी, ठीक। लिखने बोथ नंबर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हैव अदर फैक्टर, रिस्पेक्ट, यानी छोड़कर, किसको छोड़कर, एक एंड वन एंड इटसेल्फ, ठीक, लिखते हैं, इसलिए बोथ नंबर्स विल बी कंपोजिट नंबर, ठीक, यानी दोनों संख्या क्या था, इतना था, और दोनों संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड निकला, इसमें निकला 3, इसमें निकला 5, ठीक है। और हालांकि ये जो है 78 ये भी एक गुणनखंड ही होगा, 1000 जो 9 होगा ये भी एक गुणनखंड होगा, तो हम ऐसे देखें तो इसमें भी 2 गुणनखंड, इसमें भी दो गुणनखंड, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये हुआ भाज्य संख्या, ठीक है। यही प्रूव करने के लिए कह रहा था कि जांच कीजिए कि दोनों जो संख्या है भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि एक और स्वयं के अलावा इसमें अन्य गुणनखंड है, इसलिए क्या हो गया, दोनों संख्याएं क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। यही प्रूव करने के लिए कर रहा था, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, ठीक है, मान लो कि ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर, ठीक है, कह रहा है एक वृत्ताकार पथ है, ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है, सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट,
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट और रवि को कितना लगता है 12 मिनट। ध्यान देना, रवि को लगता है 12 मिनट और सोनिया को लगता है 18 मिनट। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मान लो वो स्थान यहाँ है और दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ठीक है, और कह रहा है एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो दोनों इसी दिशा मान के चलो चल रहा है। ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, एक क्या है, सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार क्या है, पथ है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी ये जो खेल का मैदान है उसके चारों ओर। सीमा टैक्स 18 मिनट, सीमा 18 मिनट लेती है। टू ड्राइव वन राउंड, यानी एक राउंड को दौड़ने में कितना लेती है, 18 मिनट लेती है। ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का जो चारों ओर का जो पथ है उस पर दौड़ने में सीमा को कितना लगता है, 18 मिनट। ठीक है, वाइल, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट, रवि कितना लेता है 12 मिनट लेता है। फॉर द सेम, मतलब उसी पथ पर दौड़ने में रवि को कितना लगता है 12 मिनट। सपोज, कल्पना करो, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कल्पना करो कि वे जो है सेम पॉइंट पर से दौड़ना क्या करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, सेम दिशा में जाता है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कितने मिनट के बाद वे लोग जो है स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट। ठीक है, और रवि को कितना लगता है 12 मिनट, यानी सोनिया को जो है एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा समय लगता है किससे, रवि से। लगभग कितना ज्यादा समय लगता है, तो 1.5 गुना से ज्यादा समय लगता है सोनिया को। तो ध्यान देना, अगर रवि, ध्यान देना, ठीक है, अगर सोनिया, ये जो सोनिया है इसको 18 मिनट लगता है, यानी ये जो है रवि की तुलना में क्या है, कम स्पीड से दौड़ रही है। ठीक है, सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट लगता है। ठीक, और रवि को कितना लगता है 12 मिनट। तो ध्यान देना, सोनिया को जो है इस पथ पर दौड़ने में यानी एक चक्कर पूरा करने में जो है रवि से ज्यादा समय लगता है सोनिया को। तो सोनिया का स्पीड कम होगा तभी तो ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, और रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट, यानी इसका समय क्या है, कम है, ये कम समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी इसका जो स्पीड है, रवि का जो स्पीड है वो सोनिया से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी लगभग कितना गुना ज्यादा है, तो 1.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये 12 है और ये 18 है, तो रवि का जो स्पीड है सोनिया से 1.5 गुना ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये कम समय ले रहा है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि अगर सोनिया यहाँ आती है। ठीक है, मान लो कि सोनिया आधा दूर जो है दौड़कर कवर करती है इस पाथ को। ठीक है, इस पथ को। तो जब सोनिया यहाँ आएगी तो रवि इससे कितना 1.5 गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, तो रवि कहाँ होगा, रवि यहाँ होगा। ठीक है, रवि कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, रवि यहाँ होगा। ये ध्यान देना, ये जो सोनिया है, अब जब सोनिया यहाँ आएगी तो रवि कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब रवि यहाँ आएगा, ठीक है, तो सोनिया इसी स्थान पर रहेगी। ठीक है, फिर जब ये जो सोनिया है ये इस बिंदु पर पहुंचेगा तो रवि जो है इससे 1.5 गुना ज्यादा स्पीड से चलता है, तो फिर रवि कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यानी क्या है कि वैसा तो कभी समय आएगा जब सोनिया और रवि इस स्थान पर मिलेगा। क्यों, क्योंकि रवि का स्पीड ज्यादा है, तो वो चाहे उनकी चक्करों की संख्या ज्यादा हो जाएगा ये अलग बात है, बट क्या होगा कि सोनिया और रवि कभी तो यहाँ मिलेगा। क्यों, क्योंकि रवि का स्पीड ज्यादा है और सोनिया का स्पीड कम है, तो रवि ज्यादा चक्कर लगाएगा ये ठीक है, लेकिन सोनिया कम ही चक्कर लगा के यहाँ दोनों एक साथ क्या होगा, जरूर मिलेगा। वैसा कोई कोई टाइम जरूर होगा जो यहाँ दोनों एक साथ मिलेगा। तो ध्यान देना वैसा कौन सा टाइम होगा, तो जिसको 12 और 18, ठीक है, जिसको 12 और 18 दोनों मिलके काट देगा। ठीक है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, जिसको 12 और 18 दोनों मिलके काट देगा। ठीक है, तो उसी समय पर रवि रवि और जो सोनिया है वो इस स्थान पर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो हम अभी बता रहे हैं वो किसका डिफिनेशन है, वो है लघुत्तम समावर्ती का डिफिनेशन। ठीक है, लोअर कॉमन मल्टीपल का। ठीक है, क्या कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी उभयनिष्ठ संख्या होती है जिसे वे संख्याएं विभाजित कर दे। यानी कि
इन दोनों संख्याओं का एक मल्टीपल होता है, ठीक है। समवर्ती का मतलब होता है मल्टीपल, एक मल्टीपल होता है और वो छोटा से छोटा मल्टीपल होता है जिसको ये दोनों मिलके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ध्यान देना, जिस संख्या को ये दोनों संख्या डिवाइड करेगा, ठीक है, वही क्या होगा, वही समय होगा जब सोनिया और रवि इस बिंदु पर क्या होगा, दोबारा मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो है इन दोनों का मिलने का सबसे कम समय क्या होगा, 12 और 18 का क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ उन लोगों उन लोगों के मिलने का सबसे कम समय क्या होगा, 12 और 18 का एलसीएम होगा, ठीक है। द मिनिमम टाइम द मिनिमम टाइम they will meet in the LCM of 12 and 18, ओके। तो क्या निकालेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जितना एलसीएम होगा उसी समय पर क्या होगा, सोनिया और जो रवि है दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले 12 का निकालते हैं, 12 का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान देना यहाँ निकालते हैं। 2 से लगेगा 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा 3 दूनी 6, फिर 3 से लगा देंगे 3 का 3, यानी कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इसको पावर के रूप में लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 1 होगा, ठीक है। फिर 18 का निकालते हैं, क्या होगा, 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 का 3, यानी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2 गुना 1। ध्यान देना, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए रूल होता है, एलसीएम निकालने के जो रूल होता है वो क्या कहता है कि दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या होगा, ठीक, जो दोनों में उभयनिष्ठ संख्या होगा उसका अधिकतम घात लेना है, ठीक है। अधिकतम घात लेना है, और जो संख्या उभयनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है, उस संख्या को भी लिखना है। तो ध्यान देना, ये इसमें जो है दोनों संख्या उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो अधिकतम घात कितना है, 2 में अधिकतम घात 2 का पावर 2 है, लेंगे 2 का पावर 2 अधिकतम घात, नहीं लार्जेस्ट पावर वाला लेंगे, ठीक है, लार्जेस्ट जो पावर जिसका रहेगा वही लेंगे, ठीक है। गुना 3 का पावर यहाँ कितना है 2, 3 का पावर कितना है 1, तो लार्जेस्ट कौन है, 3 का पावर 2, तो यहाँ लेंगे 3 का पावर 2 गुना 1, ठीक है। कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौका कितना आएगा 36, यानी ये दोनों जो है सोनिया और रवि 36वें मिनट पर पुनः उसी स्थान पर क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं वे दोनों, यानी सोनिया और रवि, वे दोनों पुनः वे दोनों पुनः 36वें मिनट पर वापस उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। लिखते हैं दे विल मीट एट बिगिनिंग पॉइंट again at 36th मिनट, ठीक है। यानी 36 है, 36वें मिनट पर सोनिया और रवि इस स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को
समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज़ इसका जो लैंग्वेज था वो थोड़ा-सा बिग था, बिग साइज़ का था। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रॉब्लम के साथ।